साथियों नमस्कार। आज हम राम राज्य की अवधारणा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। राम राज्य की अवधारणा विषय एक प्रासंगिक विषय है। से इस विषय पर इसलिए बात होती है क्योंकि राम राज्य जैसा राम जी ने जिस तरह से अपना शासन किया, उस तरह का शासन आज तक किसी भी राजा के द्वारा नहीं किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ना व्यापा। मतलब उनके राज्य में किसी भी तरह का ताप नहीं था, कोई भौतिक रूप से या दैवीय शक्तियों के प्रभाव से किसी भी तरह से कोई भी परेशान नहीं था। इसलिए राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले राम जी के चरित्र के बारे में समझना होगा, क्योंकि जो राजा है, अगर उसका चरित्र जो है वो अगर आदर्श चरित्र है, ऐसा चरित्र है, अनुसरण करने योग्य है, तो उस राजा की बात किया जाना आवश्यक है। और वो राजा ही एक आदर्श राज्य को संचालित कर सकता है। किस तरह के थे राम? राम जी के बारे में बात आती है कि प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले जब राम उठते हैं सोकर, तो वो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं। ये एक संस्कार है जो हर बालक में होना चाहिए। अगर इस तरह के संस्कार किसी बालक में होते हैं तो निश्चित रूप से वो सारी समाज का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रख सकता है, जो गुरु का सम्मान करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है। बात आती है कि राम जी पढ़ने के लिए कहाँ गए? उनके पिता शासक थे, लेकिन वो कहाँ गए? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबई। विद्या अध्ययन आवश्यक है। शुरू से विद्या की बात है। राम जी ने भी विद्या का अध्ययन किया और गुरु के घर गए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि गुरु उनके घर पढ़ाने आ रहे हैं। और जब विद्या अध्ययन किया तो शिक्षा आदमी को निपुण बनाती है, बलवान बनाती है। और निपुण होने के बाद जब विश्वामित्र जी उनके पिताजी राजा दशरथ से ये कहने आए कि आपका जो बालक है बहुत निपुण है और हमको आवश्यकता है इस बालक की, ताकि जो आतताई है, जो राक्षस हैं, जो हम जिनको आज आतंकवादी कहेंगे, उनका विध्वंस करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, तो राम जी तत्पर हो जाते हैं उस जाने के लिए। यानी कि वहां से हम एक राजा की, एक राज्य की कर्तव्य परायणता देखते हैं कि राज्य में अगर किसी तरह की परिस्थिति बनती है, किसी तरह का आक्रमण होता है, तो वहां का नागरिक कैसा होना चाहिए और उस नागरिक के जो कर्तव्य है वो किस तरह के होना चाहिए। राम एक श्रेष्ठ पुत्र हैं। जब उनकी माता या उनके पिता ये निर्णय लेते हैं या जो भी परिस्थिति घटती है कि राम को राजा नहीं बनाया जाएगा और 14 वर्ष के लिए उनको वन में भेजा जाएगा, तो सहर्ष वो इस बात को स्वीकार करते हैं और वो चलते हैं वन की तरफ। प्रसंग आता है, आप देख सकते हैं कि जब राम वन में थे और भरत जी उनको मनाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, तीनों माताएं रहती हैं, गुरु रहते हैं, उनके ससुर जनक जी रहते हैं, सभी पूरे सब लोग रहते हैं। और वो ये सोचकर आते हैं कि इतने सब लोगों को साथ में ले जाकर जब आग्रह किया जाएगा तो राम लौट आएंगे। पूरा जनसमूह रहता है। लेकिन वहां राम जी की ड्यूटी थी कि जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी आतताई हैं, जो राक्षस हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो मारीच हो, चाहे वो सूर्पणखा हो, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, उन सब का वध करना उनके नियति में था। तो वहां पर उन्होंने जन समूह की बात को स्वीकार नहीं किया, वहां उन्होंने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया जो आवश्यक था। और हम देखते हैं कि राम जी किस तरह से एक नेतृत्व करते हैं। वो जब माता सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं तो वो एक मैनेजमेंट करते हैं। वो बंदरों और भालुओं की सहायता लेते हैं। वहां पर वो किसी राजा की सहायता नहीं लेते। वो इतने यशस्वी और प्रतापशाली थे कि वो किसी राजा की सहायता ले सकते थे। वो वन में थे तो उन्होंने वनवासियों की सहायता ली। राम जी के चरित्र में देखते हैं कि उन्होंने किसी को भी छोटा नहीं रहने दिया। निषाद राज हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो केवट हो, सबके लिए जो आवश्यक था, जो उचित था, उस तरह का काम राजा राम जी ने किया। जब वो बाली का वध करते हैं तो बाली का वध करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण थे। उस परंपरा में जहां कहा जाता है कि भाई की पत्नी या बहन, इन सब के ऊपर गलत दृष्टि करने वाला, बलपूर्वक इन पर अत्याचार करने वाला मृत्यु दंड का अधिकारी है। तो राम जी ने बाली को मृत्यु दंड दिया और राज जो है उनके भाई सुग्रीव को सौंपा, क्योंकि वहां पर सुग्रीव उन बानरों के राजा हो सकते थे जो आवश्यक था। और उसी तरह जब राम ने रावण का वध किया, दूसरे देश में गए, रावण का उन्होंने वध किया, तो उन्होंने उसका जो सिंहासन था वो विभीषण को दिया, जबकि वो चाहते तो सोने की लंका थी,
वो खुद उस पर शासन कर सकते थे क्योंकि उन्होंने जीता था, लेकिन उन्होंने विभीषण का पहले ही राज्य तिलक कर दिया था और विभीषण को वो राज्य सौंपा। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि वहां पर उन्होंने विभीषण की शादी रावण की पत्नी मंदोदरी से करवाई। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को ये इस तरह से सोचने में आएगा कि बड़े भाई की पत्नी से छोटे भाई की शादी कैसे करवा सकते हैं। तो वहां पर जिस तरह की संस्कृति थी, जिस तरह की रीति रिवाज वहां थे, वहां पर बड़े भाई की पत्नी से छोटा भाई शादी कर सकता। उन सब परंपराओं को राम जी ने आदर की दृष्टि से देखा, आदर दिया, सम्मान दिया। राम जी के चरित्र की बात करते हैं तो युद्ध के दौरान जब मेघनाथ मारे गए तो मेघनाथ का जो शव था वो राम जी के सैनिकों के अधिकार क्षेत्र में था और किसी भी राक्षस की वहां पर मेघनाथ का शव लाने के लिए सामर्थ्य नहीं था। तो सबने विचार किया, रावण से पूछा कि मेघनाथ का शव, तो किस तरह से शव को वापस लाया जाए। तो रावण ने मेघनाथ की पत्नी को कहा कि मेघनाथ की पत्नी को बेचिए, वो इस शव को वापस ला सकते हैं। तब बहुत सारे जो उनके सलाहकार थे उन्होंने कहा कि इस तरह से हम एक शत्रु के खेमे में किस तरह से हमारे यहाँ की बहू को भेज सकते हैं, क्या उनके साथ किसी तरह का कोई अपमान नहीं होगा। तब रावण ने कहा कि नहीं, राम के होते हुए किसी भी तरह का किसी स्त्री का अपमान हो ही नहीं सकता। तो ये एक शत्रु की भी सोच थी राम जी के प्रति, इस तरह का चरित्र राम जी का था। राम जी ने लंका पर आक्रमण करके रावण को जीता, लेकिन राज्य नहीं हथियाया, अपने पास नहीं रखा। ये एक तरह की विदेश नीति थी कि राम के राज्य में कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण करके उसको हड़पने की प्रथा नहीं थी। ये राम ने सिखाया। का राजकाज जब संभाला तो ऐसा देखने में आता है कि राम जी के राज्य में सभी जनता थी, वो प्रसन्न थी, एक दूसरे में बहुत प्रेम का भाव था, किसी तरह का कोई स्वार्थ लोभ नहीं था, एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी। राम जी उस समय राजतंत्र व्यवस्था में थे, यानी राजा थे, और राजा सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन उस व्यवस्था में रहते हुए भी राम जी ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया था कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में अपने राजा से सवाल पूछ सकता है। कोई समस्या अगर है तो तुरंत राजा को अवगत करा सकता है, उसकी समस्या का निदान तुरंत किया जाएगा। राम के राज्य में जो शिक्षा थी, जो स्वास्थ्य था और न्याय व्यवस्था, इन तीनों पर मुख्य रूप से कार्य किए गए। किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो बहुत ही वनवासी समुदाय से हो, चाहे वो धनवान परिवार से हो, सबके लिए समान शिक्षा, समान चिकित्सा और न्याय की समान व्यवस्था, ताकि उनको समय पर न्याय मिल सके। ये राम राज्य था जिसकी अवधारणा हम कर रहे हैं कि हमारा देश भारतवर्ष भी राम राज्य जैसा सशक्त बने। जिस तरह से राम ने शासन किया और सारी प्रजा को, उस समय भी आताताई थे, उस समय भी राक्षस थे, जो आज अनाचारी अत्याचारी लोग हैं, उस समय भी थे, तो अभी भी रहेंगे, लेकिन उनको पर्याप्त दंड की व्यवस्था, पूरी तरह से उनके साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो करने की व्यवस्था होना चाहिए। वो ही राम राज्य की सही अवधारणा है। कविता तिवारी अपनी कविता में लिखती हैं, आप सबने सुना होगा, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे। तो हर एक बालक जो हो वो नीति पर चलता हो। राम जी के चरित्र में ये बात आवश्यक है कि उन्होंने प्रत्येक नारी में अपनी माता और बहन को देखा। तो हमारे देश में इस तरह के पुत्र पैदा हों, इस तरह के लोग हों कि उनका नजरिया किसी भी स्त्री के लिए माता और बहन जैसा हो, कुदृष्टि ना हो, सबके लिए समान अधिकार प्राप्त हो। यही राम राज्य की अवधारणा है और यही इस देश के लिए आवश्यक भी है। जय श्री